अस्सलाम वालेकुम। रिवीजन वीक है और इसकी फ़र्स्ट क्लास है। मैंने इसे इस तरह से प्लान किया रिवीजन वीक को कि हम लोग क्लास 1 में सारे वो टॉपिक्स कवर करेंगे विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लैब एग्ज़ाम, सो दैट लैब एग्ज़ाम का भी हर क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो जाए। एंड ऑफ कोर्स इससे ये भी होगा कि आप लोगों के जो फाइनल टर्म है उसमें भी दोनों चीज़ें आनी हैं, तो वो भी आप लोगों का जो है ना वो कवर हो जाएगा। और सेकंड जो होगा वील कवर द रेस्ट ऑफ द कोर्स जो कि बच जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ फिर से कि आप लोगों का लैब एग्ज़ाम तो एक ही होगा, लेकिन आप लोगों के थ्योरी के 2 एग्ज़ाम्स होंगे जो अभी तक इस तरह से प्लान किए जा रहे हैं कि एक में मिड टर्म से पहले जो काम हुआ है यानी क्यूरीज़ वाला वो दिया जाएगा, और दूसरा जिसमें मिड टर्म के बाद जो काम हुआ है वो दिया जाएगा, जिसके अंदर ER डायग्राम को अगर आप एलिमिनेट कर दें क्योंकि वो आपका लैब का पार्ट है, तो पीछे बचती है रिडक्शन, यानी कि आपकी जो ER डायग्राम होती है उससे टेबल्स को बनाना, और उसके बाद बाकी ये सारा नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट जो हम लोगों ने किया है। ज़्यादा डिटेल्स का मुझे पता लगेगा, जैसे जैसे पता लगेगा मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर कर दूँगी जैसे मैंने आप लोगों का लैब एग्ज़ाम का शेयर किया था, जैसे कुछ फाइनल हुआ था। ठीक है, लैब एग्ज़ाम का आप लोगों के पास जो कोर्स है वो वही है DDL DML। DDL आप लोगों को पता ही है, उसमें तो कुछ आपने नया नहीं किया, क्रिएट करना, अपडेट करना या डिलीट करना टेबल में किसी भी चीज़ को, डेटाबेस में किसी भी चीज़ को। DML में बेसिकली वही है कि आप लोगों ने जो डेटा के साथ आपको अगर डेटा कोई चाहिए हो, आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हो, कुछ शो करना हो या कोई डेटा डिलीट करना हो, तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास DML होगा। और इसके अलावा जो है आप लोगों ने ER डायग्राम बनानी है, यानी आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी और आपने क्या करना है, उससे ER डायग्राम बनानी है। सो ये बेसिकली 3 पार्ट्स थे जो कि विच आर इम्पॉर्टेंट और विच आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर लैब का फाइनल एग्जाम पेपर। So this was one of the questions regarding views. Views basically are part of DML. Views and triggers are. So they are also part of your lab exam as well. As I told you earlier as well कि ये purely concepts जो है ना वो lab के हैं। जब तक आप इन्हें लैब में करके इनका रिजल्ट नहीं देखेंगे, इसको देखने का फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इनमें क्यूरीज जो मेन क्यूरी है वो वही इस्तेमाल हो रही होती है। उससे पहले क्रिएट व्यू और वो जो सारा कुछ लिखना, फिर व्यू का नाम, और उसके बाद आप लिखते हैं कि मतलब जैसे क्रिएट व्यू का नाम, और उसके बाद एज, और एज के बाद जो आप क्यूरी लिखना चाहते हैं, तो क्यूरी वो सेम है, जो व्यू का एक सिंटैक्स है वो एक नई चीज़ आती है, वरना क्यूरी या जो आप निकालना चाह रहे हैं वो सेम होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि दैट्स अ प्योरली अ लैब कॉन्सेप्ट। और मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले जो है वो व्यू का एक ट्यूटोरियल भी शेयर किया है। सर उस्मान जो कि लैब इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो था ना वो पूरी वीडियो बनाई हुई थी। सो आई थॉट कि उन्होंने वही टॉपिक्स कवर किए होंगे जो कि इस लैब का पार्ट थे, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो मेरे पास जो आंसर, अच्छा इससे पहले मैं आप लोगों को ना यहाँ से ये भी दिखा दूँ, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो, नहीं यहाँ पे नहीं है, रुकें ज़रा, मैं ये देखें अगर आप, मुझे जैसे जैसे जो आंसर्स मिले थे मैंने उनका नाम लिख दिया था। स्पेशली सिर्फ एक बच्चे के बजाय जिसने W3 स्कूल से कॉपी पेस्ट किया हुआ था, तो मतलब कॉपी पेस्ट तो नहीं करना था, लिंक तो मैं भी शेयर कर सकती थी, आपने अपने अल्फाज में बताना था। उस बच्चे को सिर्फ मैंने मार्क्स नहीं दिया, उसने शायद व्यूज़ खान से कॉपी पेस्ट किया था। हाँ जी, व्यूज़ खान से कॉपी पेस्ट किया हुआ था। तो सेक्शन B और सेक्शन D के वो बच्चे जिन्होंने आंसर दिए थे, व्यूज़ के आंसर मुझे सेक्शन B से मिले थे, मैंने उन सबका रोल नंबर अपने पास लिख दिया। सो अगर आपका नाम नहीं आ रहा उस लिस्ट में जिसमें बोनस मार्क्स मिले हैं और आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो प्लीज़ ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैम मैंने तो जवाब दिया था तो मेरे नंबर क्यों नहीं लगे। ठीक है, तो इन सब के मैं मार्क्स जो है वो अपलोड कर दूँगी जो मैं एक नई क्लास पार्टिसिपेशन बनाऊँगी। सही है, अच्छा जी, यहाँ से आप लोगों ने वो लिंक सर उस्मान वाला अगर देख लिया है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था, होपफुली अब तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्योंकि यही आखिर था जिसके लिए आप सारे काम छोड़ रहे थे।
Views are used to give table name. They are used to display only selected data from a table because they can display selected data so that we can use much. ठीक है, बेसिकली होता ये है कि आपको कभी कभी टेबल में से पूरी चीज़ नहीं चाहिए होती, आपको कभी कभी ना थोड़ा डेटा चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल जैसे वो एग्जांपल थी कि आपको ना जो भी काम करना है वो उन स्टूडेंट्स के साथ करना है जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, आपको उन्हीं में से लोग सेलेक्ट करने हैं, आपको उन्हीं में से जो है ना लोगों को काम असाइन करना है, लेकिन आपके पास जो है ना वो पूरा स्टूडेंट का टेबल पड़ा हुआ है. स्टूडेंट के टेबल में तो सारे स्टूडेंट्स हैं. तो आप कहते हैं कि हमेशा इसी में सर्च करने, इसी में सारा कुछ देखने के बाद और हमेशा एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगाने की बजाय कि मतलब ये कौन सा इनका सेमेस्टर है और इनके कोर्सेज में जाके वो ग्रेड वाले टेबल में जाके देखो कि या कोर्सेज अलॉट वाले जो है ना वो टेबल में जाके आप बार बार देखें कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करें. आप क्या करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाले लोगों का अलग से एक व्यू बना लेते हैं और फिर आपको जो भी काम करना होता है या अपडेट करना होता है आप उस व्यू में अपडेट कर देते हैं. ठीक है, सो इसकी और एक और ये काम भी हो सकता है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है. आपने जब टेबल में नॉर्मलाइजेशन की तो आपने देखा कि आपने कैसे सारे टेबल्स अलग अलग कर दिए. आपको थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि टेबल्स तो अलग कर लिए, नॉर्मलाइजेशन तो होगी, 3NF में तो आ गया, लेकिन आपके पास हर डेटा अलग टेबल में पड़ा हुआ है और हर दफ़ा आपको ज्वाइन लगाना पड़ेगा और ज्वाइन लगा के वैल्यूज़ आनी पड़ेंगी. अब ज्वाइन की एक कॉस्ट होती है, ज्वाइन आपको लगा के टेबल्स को आपस में जो है ना जोड़ के उसमें से डेटा लाना पड़ता है. तो आप क्या करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको हमेशा ही फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट और टीचर का नाम चाहिए होगा, मतलब जो सीनियर ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उसके साथ आपको टीचर का नाम चाहिए होगा. हालांकि हो सकता है सीनियर ईयर प्रोजेक्ट वाला जो टेबल हो उसके अंदर टीचर का टीचर आईडी सिर्फ गिवन हो, तो आप क्या करेंगे कि वो एक नया टेबल बना के अपने पास रख लेंगे एज व्यू, क्योंकि वो टेबल नहीं होगा, वो सिर्फ एक व्यू होगा. इमेजिनरी टेबल भी इसे कहते हैं. तो आप उसको बाद में जो है ना वो यूज़ कर सके. वो यूज़फुल इस तरह से होता है कि वो ऑलरेडी एक बनी बनाई चीज़ आपके डेटाबेस में पड़ी होती है, आपने जो भी करना होता है आप उसमें से कर लेते हैं. ठीक है, इन SQL देयर आर मेनी टेबल्स इन रिलेशन विद ईच अदर बट सम we need some specific attribute only to make a table correct. हाँ, हमें कुछ specific attributes हो सकता है चाहिए हो टेबल में से, तो हम क्या करते हैं उसका व्यू बना लेते हैं. We create temporary table, very good. Temporary और imaginary table, मतलब टेबल तो नहीं होता ना, हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि एक टेबल है. Our query output table are not stores. Main table we need that query through. वेरी गुड. एग्जाम्पल बहुत अच्छी उसने दी हुई है कि अगर हमें काम करना है उन स्टूडेंट्स पे जिनकी सैलरी जो है वो 40,000 से ज़्यादा है, तो हम एक व्यू बना लेंगे और उसे सेव कर लेंगे. ये तब तक यूज़फुल है जब तक कोई नया एम्प्लॉय ऐसा ऐड नहीं होता जिसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि हम पहले से व्यू बना चुके हैं, वैल्यू स्टोर कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेटा न्यू डेटा जो है ना वो स्टोर नहीं होगा व्यू के अंदर. और बेसिकली ये एक ड्रॉबैक है व्यू का कि व्यू जब आप बनाते हैं तब आप उसमें से डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको हमेशा से दोबारा कैलकुलेशन दोबारा नहीं करनी पड़ती, टाइम सेविंग होता है, ईजियर टू यूज़ होता है. बट उसके साथ साथ नुकसान ये है कि जब ये एक नया डेटा आया उसके हिसाब से व्यू जो है वो अपडेट नहीं होता, तो वो जो नई वैल्यूज़ हैं वो इस व्यू के अंदर नहीं आती. मैंने आप लोगों के साथ लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है. आई वॉज बिज़ी ड्यूरिंग द वीकेंड आप लोगों के सारे इंस्ट्रूमेंट चेक करने में. इसके अलावा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और सीनियर ईयर प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा था, तो मैं खुद वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन सर उस्मान ने वीडियो बनाई हुई थी. आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू. बहुत अच्छे तरीके से प्लस SQL पे लिख के चूँकि बनाई गई है, तो वो जो मकसद था कि लैब में इस काम को होना चाहिए वो भी कंप्लीट होता है, क्योंकि वो साथ साथ आपको क्या करके दिखा रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा रहे हैं. सो यहाँ तक हम लोगों का व्यू वाला काम कंप्लीट हुआ. सो अब आगे ट्रिगर्स की बारी. एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ट्रिगर कॉन्सेप्ट. ट्रिगर रन्स व्हेन एन इवेंट occurs in a database such as when we try to update, insert, delete, at that time trigger runs. ठीक है, ये एक वन ऑफ द आंसर्स वाज दैट. और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ अभी ये वीडियो भी शेयर की, आप लोगों ने वीडियो होपफुली देख ली होगी. तो इसकी ना अब एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ डेली लाइफ. सो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ना शॉपिंग की है कहीं से, ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो आपको कितना वो लगता है, अप टू डेटेड लगता है, या आपको लगता है कि आपने शॉपिंग की है तो समवन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग, कि जब आप लोग बार बार वो करते हैं, गेट करते हैं मैसेजेस. फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले एक मैसेज आ जाता है जैसे ही आप शॉपिंग करें कि योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको आ जाता है कि योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, एक तरफ ये है कि आपने एक मैसेज किया फॉर एग्जांपल, और आपको जो है ना यहाँ पे ये आएगा, ओके, आपको जो है ना वहाँ से, ओके अभी भी स्पेलिंग गलत है, तो आप लोगों को ना वहाँ से सीधा ऑर्डर आ गया 4-5 दिन में। यू नेवर नो, देयर इज़ नो हेड्स अप कि क्या हो रहा है, ऑर्डर रिसीव हुआ है उन्हें कि नहीं हुआ, मेरी चीज़ जो है ना वो घर आएगी कि नहीं आएगी, कहाँ तक ऑर्डर पहुँचा, आ जाएगी, कल आएगी। लेकिन अब आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सिस्टम्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया है। आपको मैसेज आता है ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव, फिर मैसेज आता है योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म्ड, फिर आपको मैसेज आता है इसके बाद कि ना योर ऑर्डर इज़ डिस्पैच्ड, और फिर उसके बाद मैसेज आता है कि योर ऑर्डर इज़ नाउ विद एनी कोरियर सर्विस, ठीक है, कोरियर सर्विस कि हमने आपका ऑर्डर जो है ना आगे भिजवा दिया। फिर स्टार्ट होता है कोरियर सर्विसेज के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैसेजेस आ रहे थे उस कंपनी की तरफ से, और यही मैसेजेस रिसीव्ड होते हैं कि योर ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड ऑन अ कोरियर सर्विस वाले आपको मैसेज करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है ना वो आपके इलाके में पहुंच गया है। फिर उनकी तरफ से मैसेज आता है कि आपको जो ऑर्डर है ना वो आपका ऑर्डर जो है ना वो राइडर लेके निकल गया। अब ये जो सारे मैसेजेस होते हैं, उन्होंने इन मैसेजेस को लिखने के लिए किसी को पीछे बिठाया नहीं हुआ। देयर आर सम प्रोसेसेस जब हो जाते हैं तो उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका ऑर्डर उनके डेटाबेस में जाता है, जैसे ही आप कोई नया ऑर्डर करते हैं और नई रो ऐड होती है, साथ ही आपको मैसेज आता होता है योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। वो कोई मैसेज वहाँ पर बैठा लिख नहीं रहा, आप लोगों को वो एक कन्फर्मेशन का जो है ना वो मैसेज आ जाता है। इसी तरह से जैसे आप लोग किसी में रजिस्टर करें, किसी एक नई वेबसाइट पर रजिस्टर करें, तो आपको थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग और वेलकम टू आवर वेबसाइट या इस तरह का, या जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन इसी के बना लेते हैं, सोच लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, सोच लेते हैं कि अगर आप कहीं से ऑर्डर कुछ करने लगे और साथ ही वो आपसे पूछे ऑर्डर लेते वक्त के आप लोग वो करना चाहेंगे, अकाउंट बनाना चाहेंगे, आप अकाउंट बनाते हैं तो वेलकम का मैसेज आ जाता है विद कंपनी नेम, और मैसेज भी आ जाता है, ईमेल भी आ जाती है, ठीक है। ये ऑटो जनरेटेड चीज़ें हैं। ये ऑटो जनरेटेड इसलिए हैं क्योंकि इनके लिए ट्रिगर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर देखने के बाद एक कंपनी देखती है, कहती है मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो क्या करती है, कोई उसे प्रोसेस में ले आती है। फॉर एग्जांपल उनके आगे शायद टेक करके कहती होगी कि ये सारी चीज़ें तो आज हमने कंप्लीट करनी है ना, आज ये सारे ऑर्डर्स बना के हमने डिस्पैच करने हैं। अभी वो यही काम कर रहे होते हैं, हाँ वो पीछे से वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं लिख रहे होते कि सेंड मैसेज। जैसे ही उन्होंने कहा कि कंफर्म हो गया, हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हम ये आपका जो ऑर्डर है भेज सकते हैं, साथ ही आपको इस चीज़ का मैसेज आ जाता है। साथ ही जो है ना जैसे वो डिस्पैच करते हैं और डिस्पैच करके कोरियर सर्विस वालों को देते हैं, तो वो अपने डेटाबेस से जब उसे कंप्लीट कर रहे होते हैं ऑर्डर को, तो आपको कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ आपको डिस्पैच होने का मैसेज आ जाता है, ठीक है। अब ये सारा काम ऐसे होता है कि डेटाबेस में जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक काम होता है जो करने के लिए उसे कह देते हैं, ठीक है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर भी अगर देखें एक ट्रिगर का, तो वो इसी तरह का होता है। तो ये देखें, ये मैंने स्ट्रक्चर एक जगह से लिया है कि क्रिएट, बता दें कि कौन डिफाइन कर रहा है इसको, ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर के साथ ट्रिगर का नाम, ट्रिगर टाइम या ट्रिगर इवेंट के मतलब कब इसने, कौन से काम के बाद इसने जो है ना, या कौन से काम से पहले इसने जो है ना वो चलना है, ट्रिगर करना है। और उसके बाद आपने बताना है ऑन टेबल नेम के इस टेबल में जो चेंज आए उसके ऊपर करना है। फॉर क्या, ईच रो, या ईच रो की जगह ईच कॉलम भी हो सकता है, ठीक है। ट्रिगर बॉडी क्या आप बताएंगे कि कौन सा इवेंट होगा। ट्रिगर टाइम क्या होता है कि मतलब एक इवेंट, कौन सा इवेंट होने से पहले या कौन सा इवेंट होने के बाद आप लोग जो है ना ये वाला काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, तो ऑर्डर कैंसिल होने के बाद तो आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि किसको मैसेज करना है, तो आप कैंसिल करने से पहले, बिफोर कैंसिलिंग और रिमूविंग दैट रो, आपने जो है ना उस यूज़र को कह देना भाई तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। लेकिन ऑर्डर शिप करने के बाद, जब वो शिप हो जाता है उसके बाद आप उसे कहते हैं और ऑर्डर हैज़ बिन शिप्ड, तो वो आफ्टर आएगा।
अब ट्रिगर इवेंट क्या हो सकता है कि आप टेबल के अंदर ये चेंजेस कर सकते हैं, आपको शुरू से पता है आप टेबल के अंदर एक नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी मौजूद डेटा को अपडेट कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब ये है दैट योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव, अपडेट का मतलब ये है कि जी कंफर्म हो गया, डिस्पैच हो गया, आप डिफरेंट जो प्रोसेस यूज है उसमें से। और डिलीट करने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने कोई ऑर्डर किया और ड्यू टू सम रीज़न अनअवेलेबिलिटी वो क्या हुआ, डिलीट हो गया। ठीक है, सो इस तरह से जो है ना आपके ट्रिगर में जो रहता है ना एक वही है एक सर्टन जो है ना वो आप लोगों को अगर ये चीज़ पता हो और ये पता ना भी हो तो आप लोगों के पास अब ये भी फैसिलिटी है कि आप लोग इसे देख सकते हैं। अगर आपके पास ट्रिगर का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, अपने ट्रिगर के हिसाब से उसके अंदर क्या कर देते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें उसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो था कार्डिनलिटी के ऊपर कि ईयर डायग्राम में कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें कुछ बच्चों ने ना अपनी ऑडियोज भी सेंड की हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर उसने किस में दिया हुआ है, उसने एग्जाम्पल में ना उसमें रोमन उर्दू में उसका आंसर बताया हुआ है, वरना दो ने जो है ना वो रिकॉर्डिंग्स की नहीं है। आई डोंट रिमेंबर कौन सा वाला सेक्शन था, बट उसमें इस तरह से था। हम कार्डिनलिटी को देखने के लिए क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू कार्डिनलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। 1 to 1 होगी तो आपको पता है आपने दोनों तरफ 1 लिख देना है, मैनी टू मैनी होगी आपको पता है आपने दोनों तरफ मैनी लिख देना है। मसला तब आता है जब 1 to मैनी आता है तो समझ नहीं आता किस तरफ 1 लिखें किस तरफ हम मैनी लिखें, तो वो देख लेते हैं। सो ये जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आपके पास 1 to 1 का रिलेशनशिप होता है तो आपको पता है दोनों तरफ 1 और 1 ही आना है। अगर आपके पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है आपको पता है दोनों तरफ एम ही आना है, तो उसमें मसला नहीं होता कि आपने किस तरफ लिखना है। फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है ना वो बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा सकता है, एक स्टूडेंट जो है बहुत सारे टीचर्स के साथ पढ़ सकता है, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, आपको पता है कि इसमें कोई मसला ही नहीं है। एक कोर्स को बहुत सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं और एक टीचर बहुत सारे कोर्स को पढ़ा सकता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसी तरह से जो आपका जो होता है 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, जैसे कि एक टेबल हो स्टूडेंट और दूसरा टेबल हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो एक स्टूडेंट की एक ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। लेट्स सपोज अगर आपने एक ही फ़ोन नंबर मांगा हुआ है और उस फ़ोन नंबर के अगेंस्ट एक ही स्टूडेंट होगा, एक ही स्टूडेंट का एक ही एड्रेस होगा और उसके अगेंस्ट, मतलब इस तरह से एक 1 to 1 का रिलेशनशिप आपको पता है दोनों तरफ 1 आ गया, दोनों तरफ मैनी। अब मसला तब आता है जब आपके पास एक तरफ 1 आना और एक तरफ मैनी आना हो। ठीक है, जैसे कि एक अकाउंट अगर हम लगाएं कि बैंक अकाउंट लिख दूँ तो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये ले जाओ। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 by 1 देखते हैं कि कहाँ पे क्या, कि बैंक अकाउंट जो है ना वो एक ही कस्टमर का होता है, जबकि एक कस्टमर के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं ना, डिफरेंट आप अकाउंट खुलवा लें डिफरेंट बैंक्स में। इवन आप एक बैंक में भी डिफरेंट अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। अगर आपने करंट या सेविंग अकाउंट खुलवाना हो तो आप एक से ज़्यादा खुलवा सकते हैं। अब एक कस्टमर जो है वो एक सिटी में रहता होगा लेकिन एक सिटी में बहुत सारे कस्टमर्स रहते होंगे, तो इसी एक अकाउंट जो है ना वो एक ही कस्टमर का होगा लेकिन एक कस्टमर के बहुत सारे अकाउंट, एक दफ़ा आपने एक इस्तेमाल किया, एक दफ़ा आपने बहुत सारे इस्तेमाल किया। इसी तरह से एक कस्टमर एक ही सिटी में रहता होगा लेकिन एक सिटी में बहुत सारे कस्टमर रहते होंगे, दोबारा एक तरफ एक आया दूसरी तरफ बहुत सारे आया। अब इसी तरह से एक कस्टमर जो है ना वो एक ऑर्डर कर सकता है, एक कस्टमर जो है वो बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है लेकिन जो ऑर्डर हुआ होगा वो एक ही कस्टमर ने किया होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास कोई सिनेरियो बन रहा हो तो अब हम इन सिनेरियोज में देखते हैं किस तरफ 1 आएगा किस तरफ मैनी आएगा। चलें जी, इंसर्ट हम कर देते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, जो हमने देखा था एक बैंक अकाउंट कितने कस्टमर्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, एक। दोबारा से एक आपने एक यूनिट का देखना है या एक वैल्यू का देखना है कि वो कितनी दूसरी वैल्यूज के साथ एसोसिएट हो सकती है। ठीक है, एक बैंक अकाउंट, इधर से पढ़े हम, एक बैंक अकाउंट कितने कस्टमर्स का हो सकता है। अच्छा, रिलेशनशिप का सॉरी मैंने नाम नहीं लिखा जल्दी में। एक बैंक अकाउंट कितने कस्टमर्स का हो सकता है, यानी वही बैंक अकाउंट सिर्फ एक कस्टमर का हो सकता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, लेकिन फिर भी वो एक ही एज यूनिट उसे एक ही समझा जाता है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं। लेट्स सपोज हम जॉइंट अकाउंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात करें एक बंदे का जो एक अकाउंट होता है उसकी। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करें। एक कस्टमर के कितने बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, मैनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम। दोबारा से वही वाली एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, एक यूनिट को लेके चलेंगे, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इसकी कितनी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे लिख देंगे।
एक कस्टमर का ताल्लुक कितनी सिटीज से हो सकता है, और इधर इन अदर वर्ड्स हम इसे करंट सिटी कह देते हैं, ठीक है। एक कस्टमर का ताल्लुक कितनी करंट सिटी से, यानी इस वक्त वो किधर रह रहा है, सिर्फ एक ही सिटी में, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। एक सिटी से कितने कस्टमर्स हो सकते हैं, मेनी। एक से स्टार्ट करना है और दूसरे की कार्डिनलिटी चेक कर लेंगे। एक कस्टमर कितने ऑर्डर कर सकता है, मेनी। एक ऑर्डर जो प्लेस हुआ होगा वो कितने कस्टमर्स ने किया होगा, एक। और ये आपको पता है कि ऐसा ही होता है कि लेट्स सपोज अगर आप 3-4 लोग मिलके भी एक ऑर्डर कर रहे हैं तो जिसके अकाउंट से कर रहे हो वो उसी का ही ऑर्डर होता है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ से 1 to many देख लिया। यहाँ से पढ़ना शुरू करें, यहाँ से नहीं, मतलब जिस भी तरफ से पढ़ना शुरू करें उसका एक यूनिट लें और दूसरी तरफ देखें कि उस एक यूनिट के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे तरफ यानी दूसरी जो एंटिटीज़ हैं वो कितनी दफ़ा आ सकती हैं, एक दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा। अगर एक दफ़ा आती हैं तो इधर एक आ जाएगा, और अगर मेनी टाइम्स आती हैं तो मेनी आ जाएगा। ये काम आप दूसरों में भी करोगे, 1 to 1, मेनी टू मेनी में भी, लेकिन उसमें आपको ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता होता है दोनों तरफ मेनी आना है तो आप चुप करके एम लगा देते हैं, एम और एन लगा देते हैं। और अगर 1 आना हो तो दोनों तरफ से आप क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। चल आगे आ, तो हम ऐसा करते हैं, कार्डिनलिटी तो चेक कर ली, पार्टिसिपेशन कैसे देखते हैं वो देख लेते हैं। क्या हर कस्टमर के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई बैंक अकाउंट हो, या हम लगा लेते हैं यहाँ पे पर्सन, ठीक है। क्या हर पर्सन के लिए ज़रूरी है कि उसका बैंक अकाउंट हो, डिपेंड्स आपने किस चीज़ का बनाया है। हो सकता है मैं कहूँ कि ये एक कोई वो थी, कोई ऑनलाइन सर्विस थी जिसके लिए ज़रूरी नहीं आपको बैंक अकाउंट हो, आप ट्रांजैक्ट पैसे कर सकते हो, उसके थ्रू भी कर सकते हो, ईजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपका बैंक में ही अकाउंट हो। तो हम कहते हैं नहीं जी ज़रूरी नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है, ये पार्शल जो है ना आप पार्टिसिपेशन में लें। अब पार्टिसिपेशन इस पर्सन की इस रिलेशनशिप के साथ ये वाली है, इसी तरह ये रिलेशनशिप, ये वो एंटिटी और ये उसकी पार्टिसिपेशन वाली लाइन, तो हम इसे पार्शियल लेने देते हैं क्योंकि हम कहते हैं हर पर्सन का होना जरूरी नहीं है। ये मेरी अजम्पशन थी, ठीक है, ये आप चेंज भी कर सकते हो। क्या हर बैंक अकाउंट के लिए ज़रूरी है कि वो किसी पर्सन का ही हो? वेल ऑब्वियसली अगर वो किसी पर्सन का नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेकेंड लॉ ड्रॉ कर देंगे क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि आपके पास 2 लाइन्स, ठीक है। ये टोटल पार्टिसिपेशन है, ये मतलब एक पर्सन किसी बैंक अकाउंट के बगैर रह सकता है, लेकिन एक बैंक अकाउंट ऐसा नहीं हो सकता जो खुला हो जो किसी पर्सन का ही ना हो। इसी तरह से क्या कस्टमर के लिए ज़रूरी है कि उसकी कोई करेंसी हो? ज़रूरी है, क्योंकि हम शायद किसी उसकी बात करें, शायद अगर हम बात करें कि कहीं आप ऑर्डर कर रहे हो तो यस ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने इस ऑर्डर को कहाँ भेजना है, ठीक है। सो मैं इसे क्या कर देती हूँ, ऑफ कोर्स मैं वही ले रही हूँ, अजम्पशन ले रही हूँ अपने उसके हिसाब से, तो मैंने इसे क्या किया, इसे टोटल पार्टिसिपेशन कर दिया। क्या किसी सिटी के लिए ज़रूरी है कि वो किसी कस्टमर की हो? वेल इन दिस केस यस, अदरवाइज वो करंट सिटी इस डेटाबेस में नहीं आएगी जब तक वो किसी की होगी नहीं। मतलब लेट्स सपोज किसी ने आज तक ऑर्डर ही नहीं किया टीजी खान से, तो वो आपके पास कहाँ से आएगा डेटाबेस में? तो जी हाँ ज़रूरी है। अब ऑफ कोर्स वही वाली बात है, शुरू से मैं बात कर रही हूँ कि सब अजम्पशंस की गेम है। आप ये भी कह सकते हैं भाई मैंने तो वो जैसे होता नहीं, आप जब सिटी अपनी सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो सारी सिटीज़ आ रही होती हैं पाकिस्तान की, तो वो बेशक किसी कस्टमर की ना भी हो तब भी उसके डेटाबेस में पड़ी हुई है। वो कहता है सेलेक्ट योर सिटी, और कभी कभी आप लाहौर टाइप करते हैं, कभी कभी कहता है सेलेक्ट योर सिटी और साथ में आपको वो दे देता है, ड्रॉप डाउन दे देते हैं और आप उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर सिटी किसी न किसी कस्टमर की हो, तब पार्शियल पार्टिसिपेशन है। लेकिन अगर आप खुद नाम लिख रहे हैं तो जब तक कोई कस्टमर नाम में सिटी में टाइप नहीं करेगा सिटी का नाम, तब तक वो नहीं होगी, ठीक है। अगेन तो फिर आपके पास क्या होती, आपके पास यहाँ पे पार्शियल पार्टिसिपेशन होती। क्या कस्टमर के लिए ज़रूरी है कि वो ऑर्डर करे? हम कह देते हैं कि नो, क्योंकि हमने कस्टमर उसे तब बनाया था जब उसने हमारा जो था ना, वो जैसे उसने अकाउंट बनाया था हमारी वेबसाइट पे, तो हमने उसे तभी अपना कस्टमर बना दिया था। तो इन दैट केस आपके पास ये हो जाएगा, ये कि नहीं, कस्टमर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ ना कुछ ऑर्डर करे, लेकिन हम कहते हैं कि हम उसे अपना कस्टमर तभी तो बनाएंगे जब वो हमसे कुछ ख़रीदेगा। तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल पार्टिसिपेशन, यानी कि आपके पास 2 लाइन्स आ जाएंगी, सॉरी यहाँ पे 3 ही आ गई, इसको ख़त्म कर देते हैं। और अब यहाँ से आ जाएंगे, क्या ऑर्डर के लिए ज़रूरी है किसी कस्टमर ने किया? ऑफ कोर्स, अगर ऑर्डर किसी कस्टमर ने नहीं किया तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप जब पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो आप किस तरह से पार्टिसिपेशन लगाते हैं, ये रिलेशनशिप, ये वो वाली एंटिटी, उन दोनों का आपस में क्या इस रिलेशनशिप में इस एंटिटी की क्या पार्टिसिपेशन है वो यहाँ वाली लाइन बता रही हूँ। और कार्डिनैलिटी कैसे आएगी, इधर से एक यूनिट से स्टार्ट करें कि एक कस्टमर की करेंसिटीज कितनी हो सकती हैं और वो वैल्यू इधर आ जाएगी 1 या मैनी। एक ऑर्डर कितने कस्टमर्स ने किया होगा वो वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि 1 कस्टमर। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक भी हो गया। कार्डिनैलिटी को भी हमने देख लिया है डायग्राम में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेस्टिंग एंड कोरिलेशन? नेस्टिंग एंड कोरिलेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बहुत अच्छा समझाया हुआ था कि उसके पास 2 टेबल्स हैं, स्टूडेंट का और टीए का, और उसने क्या बताया है कि उसने उन दोनों की क्यूरीज लिखी हैं जो कि एक ही काम कर रही है कि स्टूडेंट लेना है जहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो टीए के टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, सो उसने इसके लिए क्या किया, 2 क्यूरीज लिखी, एक विदाउट कोरिलेशन, एक विद कोरिलेशन, जिस तरह से हम लिखते हैं क्यूरी को। और उसने कहा कि कोरिलेटेड क्यूरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट क्या कहते हैं, विदाउट ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये जो इनर क्यूरी है ये तब तक ये अकेली अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर दे देगा, इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता कि स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी कहाँ से आ रहा है, जबकि वो टेबल टीए पे काम कर रहा है। तो लेकिन अगर ये 2 क्यूरीज को आप अलग-अलग रन करके देखेंगे तो ये दोनों क्यूरीज अलग-अलग रन हो जाएंगी। लेकिन कोरिलेशन के बाद जो है ना, आप बाहर वाली क्यूरी को तो अलग रन कर सकते हैं, आप अंदर वाली क्यूरी को नहीं कर सकते। डिफरेंट सिंटैक्सेस हैं, डिफरेंट टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप तभी यूज़ करते हैं जब आपको कहा जाता है। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। बाकी आप लोग अगर सिंटैक्स देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हाउ टू वर्क विद दैट। इसी में देख लेना, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, वेयर स्टूडेंट आईडी इन, और आईडी आपने देखा कि इसके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना आपने साथ में ये भी बताया कि इन दोनों की वैल्यूज इस तरह से बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या करें, अंदर वाली वैल्यू को जो है ना, बाहर वाली वैल्यू को जो है ना वो अंदर यूज़ करें। ठीक हो गया। लास्ट में क्वेश्चन था कि रिलेशनल स्कीमा में हुई मैपिंग में इशू है, पता नहीं होता कि एट्रीब्यूट एंटिटी कौन सी है। अच्छा हाँ, ये मैपिंग का मसला है। ये अब आगे वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये अब मैपिंग वाले क्वेश्चंस और जो सारे नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब तक आई थिंक बस इतना ही, क्योंकि यहाँ तक जो है ना वो आप लोगों के एक तो मिड टर्म में भी आना है, आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम में आना है, और इस वक्त आपका फाइनल एग्ज़ाम में फोकस होगा, तो इसलिए मैंने उतने पार्ट को ही कवर किया है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कवर। ठीक है, थैंक यू सो मच।